नमस्कार, मेरा नाम अर्चना राठी है और ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है केंद्र सरकार। यह आपके 7 अंक का आता है, तो इससे बड़े प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार में। सबसे पहले नाम आता है सरकार का। हम सभी राज्य में निवास करते हैं और किसी भी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करना है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त और अदृश्य संस्था है, इसीलिए उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमें एक संस्था की जरूरत होती है और वही संस्था क्या कहलाती है? सरकार। तो देखिए, राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। किसी भी राज्य को मूर्त रूप का मतलब है उसका ढांचा, यानी किसी भी राज्य को अगर ढांचा प्रदान करना है तो उसके लिए हमें एक संस्था की जरूरत होती है, जो संस्था हमारे सारे कार्य, हमारी सेवा, मतलब जनता की सेवा करने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। अब ये जो सरकार होती है, सरकार क्या कार्य करती है? संघ यानी राज्य, संघ क्षेत्र में जितनी भी जनता निवास करती है, उस जनता के लिए कानून बनाना, उन कानूनों को लागू करना, और उन कानूनों का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में जो भी व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करता है, उस स्थिति में उन व्यक्तियों को दंडित करने का कार्य और उनको उचित मार्ग पर लाने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो इसके लिए देखो, एक परिभाषा है, एक व्यक्ति है गार्नर, जो राजनीतिज्ञ है, विशेष राजनीतिज्ञ माना जाता है। उन्होंने एक परिभाषा दी है कि सरकार एक मशीन है। मशीन भी बोल सकते हैं इसे, अभिकरण भी बोल सकते हैं। सरकार एक मशीन है जिसके द्वारा नियमों का पालन, हितों को समुन्नत का मतलब होता है उन्नति देना, उन्नति करवाना। सरकार एक मशीन या अभिकरण है जिसके द्वारा नियमों का पालन, हितों को समुन्नत करना और सभी मामलों को नियमित करने का कार्य किया जाता है। अर्थात उनके कहने का अर्थ ये है कि सरकार के द्वारा जो उसके 3 अंग है, उन तीनों अंगों के द्वारा सरकार कानून बनाती है, कानूनों का पालन करवाती है, और उन कानूनों को क्रियान्वित करने के बाद एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो क्या कार्य करती है? न्याय करने का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं। इसे हम इस तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका, फिर आता है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाती है। देखो, नाम से ये व्यवस्था करना यानी कानून बनाना। कार्यपालिका कार्य करने का कार्य, यानी जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं या रचना की है उन कानूनों की, उन कानूनों को लागू करने का कार्य। और अंतिम है न्यायपालिका। न्यायपालिका आप सभी को पता है, न्याय करने का कार्य। तो ये जो व्यवस्थापिका है, इसके भी 2 भाग हैं। संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका।
ये जो संघीय व्यवस्थापिका होती है वो केंद्र स्तर पर होती है और राज्य व्यवस्थापिका राज्य स्तर पर होती है। इसी तरह हम कार्यपालिका का भी अभी समझ लेते हैं। कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन चारों से मिलकर बनती है। और न्यायपालिका जिसका अर्थ न्याय करना है, तो हमारे भारत में यह व्यवस्था की गई है सर्वोच्च न्यायालय नामक संस्था के द्वारा जो न्याय करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और राज्य स्तर पर होता है हाई कोर्ट, जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय। इनका या तो राजधानी में या इनके विशेष क्षेत्र के अंदर इनका न्यायालय स्थापित किया जाता है। जैसे अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखिए, आज हमारा टॉपिक पहले है व्यवस्थापिका। तो इसमें संघीय व्यवस्थापिका हमारा पहला चैप्टर आएगा। तो जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी ये जो संघीय व्यवस्थापिका है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। इसके भी 3 भाग है। पहला आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा और तीसरा आता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संघीय व्यवस्थापिका की रचना की जा सकती है। और ये तीनों कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में, संविधान के आर्टिकल 79 में संघीय व्यवस्थापिका के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों सम्मिलित किए गए हैं। जो मैंने संघीय व्यवस्थापिका बताई थी, उस संघीय व्यवस्थापिका को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है संसद। संसद का अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारतीय संघ में एक संसद होगी जो संसद राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। अब बारी आती है सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की, जो उसके 2 सदन है संसद के 2 सदन है। सबसे पहला आता है लोकसभा और दूसरा आता है राज्यसभा। तो पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा है, उसके अन्य नाम क्या है? एक तो है प्रतिनिधि सदन, एक अन्य नाम निम्न सदन और एक है स्थायी सदन, अस्थायी सदन। लोकसभा को प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं। देखो, निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नीचे का स्तर है। भारतीय जो संसदात्मक व्यवस्था है जो ब्रिटेन से ली गई है, उसमें भी निम्न सदन कहा गया, इसलिए लोकसभा को यहाँ पर भी निम्न सदन। और अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अस्थायी का मतलब है ये स्थायी नहीं है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और उस निश्चित कार्यकाल के बाद में एक नई सरकार बनती है और उसमें नई लोकसभा का निर्माण होता है। तो इसके अन्य नाम आपको पता चल गए। अब हम बात करते हैं इसकी रचना संगठन की, यानी इसका संगठन, इसके संगठन में कितने इसके सदस्य होते हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष सदन है। प्रत्यक्ष सदन का मतलब होता है जनता द्वारा निर्वाचित।
यानी जनता क्या करती है, सीधे ही वोट देकर सदस्यों को चुनती है और उसके बाद लोकसभा का निर्माण होता है। तो यह एक प्रत्यक्षतात्मक सदन है। योग्यता, या फिर पहले लिख देते हैं सदस्य संख्या, कितने सदस्य होने चाहिए लोकसभा में। पहले मूल संविधान में कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, 500। मूल संविधान में 500 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, लेकिन 1987 का एक संविधान संशोधन था, गोवा दमन दीव का जो पुनर्गठन अधिनियम है, उसके आधार पर 1987 में इसकी संख्या कर दी 552। अब ये 552 कैसे बंटी हुई है, देखिए 530 तो संघ शासित क्षेत्र इससे राज्यों से, और बचे कितने, 12, 20 और इधर 2, 20 है, वो है संघ शासित क्षेत्रों से। संघ शासित मतलब जैसे अपने अभी एक नया संघ शासित क्षेत्र बना है ना, लद्दाख, उसी तरह देखो दमन दीव, गोवा, पांडिचेरी, ये जो है ये सब क्या है, संघ शासित क्षेत्र है। राज्य आप सबको पता ही है क्या होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का अर्थ होता है जो भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों की कई जो संतानें वो यहीं रह गई थी, तो उनका मूल रूप तो अंग्रेज हो गए, और यहाँ पर उनको भारतीयता मिल गई, भारतीय नागरिकता मिल गई, इसलिए वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो 530 राज्यों से, 20 संघ शासित क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो इनकी सदस्य संख्या टोटल होगी 552। अब वर्तमान में कितनी है इसकी, वर्तमान में है 545। 545 सदस्य संख्या है। अभी 17वीं जो लोकसभा है उसमें 545 जो है उसमें 530 तो राज्यों से है और 15 जो है वो आपके संघ शासित क्षेत्रों से है। ठीक है, अब आती है इसकी बारी निर्वाचन की। इसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। इसके सदस्यों का निर्वाचन मैंने बता दिया प्रत्यक्ष तौर पर होता है, तो प्रत्यक्षात्मक, तो हम लिख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं और लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। इसके अलावा इसके निर्वाचन में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हो, 18 या 18 वर्ष यानी जिसको वयस्क मताधिकार प्राप्त हो, वही व्यक्ति लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है। यानी लोकसभा के लिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है, कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, तो उसको वोट देने की प्रक्रिया वही व्यक्ति कर सकता है जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक जिसकी उम्र हो, और जो भारत का नागरिक हो वही व्यक्ति इन व्यक्तियों को वोट दे सकता है। फिर आता है आपके सदस्यों की योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जो उम्मीदवार बनता है उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो होना चाहिए वो भारत का नागरिक, उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, उसकी उम्र कितनी हो, 25 वर्ष या उससे अधिक का प्लस लगा दिया मैंने। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक आयु उसकी हो, वह किसी भी सरकारी पद पर यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हो, सरकारी पद पर आदि न हो, सरकारी पद पर न हो। और चौथा हो जाएगा वह पागल व दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ये 4 योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में होना जरूरी है, तभी वह लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। पहली है भारत का नागरिक होना जरूरी है, दूसरी है 25 वर्ष
या 25 वर्ष से उसकी आयु अधिक होनी चाहिए, सरकारी पद पर कभी भी कार्यरत न अभी वर्तमान में नहीं कार्यरत रहा हो, और चौथा है लास्ट पागल और दिवालिया, ये दोनों उसको घोषित नहीं किए, यानी जो मेंटली डिस्टर्ब ना हो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, वही व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। फिर आता है इसका कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका कार्यकाल, यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। कैसे कि लोकसभा के अगर प्रतिनिधि कार्य बड़ी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उस समय में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले ही भंग किया जा सकता है और पुनः चुनाव करा के नई लोकसभा खड़ी की जा सकती है। फिर आता है इसके अधिवेशन। लोकसभा के जो अधिवेशन है वो बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में अधिवेशन बुलाने का और अधिवेशन को स्थगित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और अंतिम है लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। लोकसभा के पदाधिकारी एक तो इसका अध्यक्ष होगा, तो उसे हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक नेता होगा, जो चुने हुए नेता होते हैं ना, चुने हुए व्यक्ति सदस्य, उन्हीं में से एक नेता चुना जाता है, उनकी सर्वसम्मति से वो लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उसे पहले लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओमजी बिरला। फिर आता है उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष के जैसे ही एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन किया जाता है, इसका भी निर्वाचन किया जाता है, उनमें उन्हीं सदस्यों में से इसको चुना जाता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष की, जब अध्यक्ष कार्य नहीं कर रहे या अध्यक्ष कभी अनुपस्थित हो तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह कार्य संभाल सकता है या लोकसभा की बैठक ले सकता है। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष के कुछ कार्य की चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का प्रथम कार्य है वो सदन का नेता होता है। तो सदन के अध्यक्ष होने के नाते सदन की बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक की अध्यक्षता, सदन की बैठक की अध्यक्षता करने का कार्य करता है। नंबर 2, शांति व्यवस्था, शांति व अनुशासन बनाए रखना। सदन में जब विचार विमर्श चल रहा हो या सदन की बैठक चल रही हो उस समय शांति व अनुशासन बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तीसरा जो है, जो समितियां होती है, सदन में कुछ संसदीय समितियां होती है, उन समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? समितियों का सभापति। समितियों का पदेन सभापति होता है लोकसभा का अध्यक्ष। कुछ समितियां होती है जिन समितियों का वह पदेन सभापति होता है, कुछ ऐसी समितियां होती है जिन समितियों का निर्माण करने के बाद जैसे प्रवर समितियां होती है, उन समितियों का जो अध्यक्ष होता है उनको नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चौथा जो है, राष्ट्रपति और संसद के बीच पत्र व्यवहार या संसद के बीच कड़ी भी कर सकते हैं हम। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति और संसद यानी संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक लेते हैं, तो इस बीच संसद और राष्ट्रपति इन दोनों के बीच कड़ी का कार्य
यानी यहाँ की बात यहाँ पहुंचाना, यहाँ की बात यहाँ पहुंचाने का कार्य कौन व्यक्ति करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इस तरह लोकसभा अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एक और इसका कार्य है, वो है धन विधेयक का निर्णय करना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह सिर्फ लोकसभा में ही स्वीकृत होता है, इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इसका कार्य किया जाता है। इस धन विधेयक, कोई विधेयक, विधेयक यानी कानून, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बारे में किसका मत चलेगा? वो है लोकसभा अध्यक्ष का, यानी यह निर्णय करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अब आता है राज्यसभा। राज्यसभा है वो भी भारतीय संसद का ही एक भाग है, जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है और स्थायी सदन भी कहा जाता है। जो राज्यसभा है वह द्वितीय सदन, भारतीय संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहलाता है। इसका एक अपना महत्व है। लोकसभा जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक अलग महत्व है। सबसे पहले जान लेते हैं हम इसकी सदस्य संख्या। उसकी सदस्य संख्या 552 थी और इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी 250। अधिकतम इनकी सदस्य संख्या 250 हो जाएगी। 250 सदस्य संख्या होती है राज्यसभा में, जिसमें से 233 राज्यों से निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। मनोनीत का अर्थ होता है जो सीधे ही चुनकर नहीं आते हैं, जिनको राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से सदस्य बनाता है, उनको कहते हैं मनोनीत होना। तो इसमें 233 तो राज्यों से और 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं? वो खेल, कला, साहित्य और समाज सेवा। इनमें जिन व्यक्तियों को विशेष अनुभव होता है, उन व्यक्तियों को या विशेष प्रतिभा होती है, उन्हीं व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। अब राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता हमने पढ़ी थी, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके लिए उनकी उम्र थी 25 वर्ष और इनकी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। दूसरा, वह भारत का, जैसे उसमें तीन ये योग्यताएं वैसे इसमें है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल दिवालिया न हो, और 30 वर्ष की आयु मैंने बताई थी। इसके अलावा वह सरकारी पद पर न हो। ये 4 योग्यताएं किसी भी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। अब आता है इसका निर्वाचन। इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और कौन सी पद्धति से? एकल संक्रमण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये निर्वाचन की एक प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और अब
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होना चाहिए कितना? 6 वर्ष। और 2/3 सदस्य देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लोकसभा की तरह भंग नहीं हो सकता। इसके लिए इसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रति 6 वर्ष बाद जो 2/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद इनको हटा दिया जाता है। इस तरह इनका कार्यकाल ये एक स्थायी सदन माना जाता है। इसमें जो प्रतिवर्ष संख्या है वो लगभग बढ़ती रहती है और घटती रहती है, ये कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जा सकता। और अब आता है अंतिम रूप से राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, जैसे राज्यसभा सदन है तो सदन का क्या होगा? मुखिया तो होगा, तो मुखिया को हम कहते हैं सभापति, और एक होता है उपसभापति। जो सभापति होता है वो पदेन, वो क्या होता है? इस राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जो बन जाता है उपसभापति। अब आएगा संसद के कार्य। संसद के क्या कार्य है? सबसे पहला कार्य आता है विधायी कार्य। विधायी का मतलब होता है विधि के द्वारा। ये विधायी शब्द किससे बना है? विधि से। विधि का अर्थ होता है कानून। तो विधायी कार्य का मतलब है संसद क्या कार्य करती है? कानून बनाने का कार्य करती है। कानून निर्माण करने का कार्य करती है। अब वो कानून निर्माण किस तरह करेगी? जो संसद को जो विधायी कार्य है उनमें उनको इसकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 शक्तियां दी गई है। सबसे पहले आती है संघ सूची, सेकंड आती है राज्य सूची, और थर्ड जो सूची है वो है संवर्ती। और एक और आती है अवशिष्ट शक्तियां। संघ सूची है, उस पर इसमें जो विषय है उन विषयों पर कानून बनाने का कार्य कौन करता है? संसद। ठीक है। राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल के द्वारा, यानी राज्यों के द्वारा। संवर्ती सूची है, इस पर राज्य और संसद दोनों का आधिपत्य रहता है, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय किसका होगा? संवर्ती सूची पर संसद का। जैसे दोनों में टकराव, दोनों के विषयों में दोनों में से टकराव हो गया, तो उस टकराव की स्थिति में जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाएंगे वो कानून क्या होंगे? मान्य हो जाएंगे। और लास्ट अवशिष्ट शक्तियां जो बचे हुए इन तीनों विषयों में या इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं दिए गए हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में दिए गए हैं। इस पर अधिकार संसद का, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। ये हो गया संसद का विधायी कार्य। अब सेकंड आपके आएगा संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन कार्य। संसद का कार्य क्या है? संसद को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है जितनी राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त। ये क्या है? संविधान में संशोधन करना। संविधान का जैसे निर्माण हुआ है, जैसे उसमें 395 अनुच्छेद है, अब उन 395 अनुच्छेदों में संशोधन करना, यानी संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना, फेरबदल करना। तो फेरबदल करने का कार्य किसको दिया गया है? संसद को।
ये प्रक्रिया कैसे होती है? कुछ जो विषय हैं, कुछ उन विषयों में राज्य विधानमंडल को भी दिया गया है, लेकिन अधिकतम जैसे समझ लो कि 75% जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, और कुछ में 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा। यानी अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए या तो साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और या फिर 2/3 सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य उनके द्वारा संविधान में संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर आएगी 3 नंबर पर वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्त यानी धन से संबंधित शक्तियां। अब सरकार का कार्य, सरकार के अंतर्गत होती है सारी, यानी जनता के प्रतिनिधि इसमें चुनकर जाते हैं। इसलिए वित्तीय शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण किनका होता है? संसद के सदस्यों का होता है। तो इस पर कानून बनाने का कार्य भी किसका होगा? संसद का होगा, उन प्रतिनिधियों का होगा। तो इसके लिए किसकी स्थापना की गई? वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रति वर्ष बजट पारित किया जाता है, यानी आय व्यय का लेखा जोखा। पूरे साल भर हमें कितना, यानी किन किन योजनाओं, किन किन विकास योजनाओं के आधार पर हमें कितना रुपया लगाना है, कितनी हमारी आय हो सकती है, उस सब का लेखा जोखा किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उस वित्त मंत्रालय का मंत्री होता है वित्त मंत्री। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। ये पहले रक्षा मंत्री थे और बाद में यह रक्षा मंत्री थी, अब बाद में यह निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का पदभार, उन्होंने अभी वित्त मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इनके द्वारा, यानी वित्त मंत्री जो मेन प्रमुख होता है, इसके अंडर में बहुत सारे मंत्री कार्य करते हैं। वो क्या कार्य करते हैं? प्रतिवर्ष आय और व्यय यानी बजट पारित करने का कार्य करते हैं, बजट प्रस्ताव पारित करते हैं। अब अगर बजट प्रस्ताव पारित करेंगे तो उसके लिए उन्हें लोकसभा में क्या करनी पड़ती है? लोकसभा को स्वीकृति देनी पड़ती है, और लोकसभा की स्वीकृति इस कार्य के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर आती है आपके अंतिम जो है वो है प्रशासनिक शक्तियां। संसद में प्रशासनिक शक्तियों का अर्थ क्या होता है? प्रशासन चलाना, यानी संसद के द्वारा प्रशासन चलाने का कार्य किया जा सकता है। इसमें एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी कभी भी हम मंत्रिमंडल जो है वो किसके विश्वास प्रस्ताव के आधार पर ही कार्य कर सकता है। यानी मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक रह सकता है जब तक लोकसभा का उसे विश्वास प्राप्त हो। अगर लोकसभा से उसका विश्वास हट जाता है तो मंत्रिमंडल भी भंग कर दिया जाता है, और इस तरह नई सरकार के लिए पुनः चुनाव कराए जाते हैं। फिर आती है नंबर 5 पे निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के द्वारा अनुच्छेद 54 के तहत किसका चुनाव किया जाता है? निर्वाचन राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह संसद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह निर्वाचन संबंधी शक्तियों में से 2 शक्तियां महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त है। अनुच्छेद 54 के तहत और अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। और अब आएगी विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में सबसे पहले संसद को अब जैसे हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकता है, राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? हटा भी सकता है।
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। संसद अगर राष्ट्रपति को चाहे, यानी राष्ट्रपति कभी जैसे अक्षमता या कदाचार की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से कम करके वो क्या कर सकती है? उस पर महाभियोग प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। और इसके अलावा संकटकालीन घोषणाएं, दूसरे जो विविध शक्ति है वो है संकटकालीन घोषणाओं में संकटकालीन घोषणा जो की जा सकती है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो संकटकालीन घोषणा की जाती है उसमें 2 महीने या 1 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यानी अगर राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा की स्थिति हो जाती है तो राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाना चाहता है तो उस स्थिति में आपातकाल लगाने के 2 महीने या 1 महीने के भीतर उसे संसद के पास संसद की स्वीकृति जरूरी है। और संसद की स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल को 6 महीने के लिए क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। यानी पहले 6 महीने और उसके बाद अगले 6 महीने के लिए अगर उसे राष्ट्रपति शासन और बढ़ाना, आपातकाल की स्थिति और बढ़ानी है तो उसके लिए उसे संसद की स्वीकृति जरूरी है। तो अगले 6 महीने के लिए वो और बढ़ा सकता है। ये हो गया हमारे संसद के कार्य पूरे। अब संसद के कितने सदन पढ़ाए थे? 2 सदन। उसमें हम पहले पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा के कार्य, लोकसभा के वही कार्य हैं जो आपने संसद के पढ़े, बस इन्हें हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले आएगी विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति यानी विधि बनाने का कार्य करना। तो लोकसभा क्या करता है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों पर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर ही विधायी शक्तियां प्रदान की गई, यानी कानून बनाने का निर्माण कर सकती है। केवल इसको एक विशेष अधिकार प्राप्त है जो राज्यसभा को नहीं है, वो है धन विधेयक के बारे में। यानी धन विधेयक से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन पर लोकसभा के द्वारा ही वो उसके द्वारा पारित किए जा सकते हैं, उन पर कानून बनाने का कार्य लोकसभा को है। दूसरा वित्तीय शक्तियां, उसके अंदर अभी धन विधेयक आ जाएगा। वित्तीय शक्तियां अनुच्छेद 109 के अनुसार कोई विधेयक यानी कोई कानून धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में निर्णय कौन करता है? लोकसभा। अभी मैंने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ाया था, उसमें था ये कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक से संबंधित है। जो अनुच्छेद 109 है वो धन विधेयक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 109 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा करता है। और अगर लोकसभा और जो धन विधेयक है वो सबसे पहले प्रस्ताव जो है वो पेश कहाँ होता है? लोकसभा में। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा में पेश होने के बाद उस प्रस्ताव को वहां पर लोकसभा में जब उसको पारित कर दिया जाता है तो उसको फिर दूसरा सदन यानी फिर उसको भेजते हैं हम राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा इस पर विचार करता है और 14 दिन के भीतर उनको कितनी अवधि दी जाती है? 14 दिन। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा इस पर कोई निर्णय दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है, इस प्रस्ताव को मान लेता है, तब तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। जो धन विधेयक है वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर 14 दिन के भीतर वह यह कार्य नहीं करती है तो लोकसभा और इसके अलावा वो राज्यसभा में कोई सुझाव देती है। राज्यसभा क्या करती है? धन विधेयक में कोई सुझाव देती है कि इसमें कोई ऐसा बदलाव करना चाहिए, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। तो यह इच्छा किस पर निर्भर करती है? लोकसभा पर। लोकसभा अपनी मर्जी से राज्यसभा के द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको उस विधेयक में शामिल करना या नहीं करना, किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? लोकसभा पर। इसके अलावा राज्यसभा में जब वो प्रस्ताव जाता है तो उस राज्यसभा को कितने दिन की अवधि दी जाती है? 14 दिन की। 14 दिन की अवधि के बाद वो पुनः कहाँ आ जाता है? लोकसभा में आ जाता है। और लोकसभा में आने के बाद उस पर चाहे राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हो या नहीं हो, लेकिन वह क्या होता है? स्वतः ही पारित हो जाता है। वह विधेयक धन विधेयक बन जाता है, स्वतः पारित हो जाता है। तो यह एक लोकसभा की विशेष शक्ति मानी जाती है।
फिर आता है 2 नंबर पे, 3 पे कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ, जो लोकसभा है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्तियाँ उसको प्राप्त दी गई है। नियंत्रण रखने का कार्य करती है। कैसे कि मैंने बताया था कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कार्यपालिका के द्वारा दी जा सकती है। इसके अलावा जो जितने भी जैसे मंत्रिमंडल वगैरह है, उन मंत्रिमंडलों के द्वारा भी अगर वो विश्वास उन्होंने भंग कर दिया है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण करके उन पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट हुआ है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करने संबंधी शक्तियां। अभी हमने संसद के कार्य में पढ़ा था और यही वापस आ गया। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। कुछ जैसे संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, संविधान में जितने भी जो भी कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया दी गई है। ऐसे नहीं कि भाई मैंने कहा कि वैसे इस किताब में ये कार्य ये गलत है तो इसको हम मिटा सकते हैं, वैसे नहीं है। इसको मिटाने के लिए, इसको इसमें चेंज करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और वह प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य सिर्फ निर्वाचित होते हैं। संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें परिवर्तन करने का कार्य संसद के द्वारा किया जा सकता है। और यह कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। नंबर 5 है आपके निर्वाचक मंडल के रूप में। निर्वाचक मंडल अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महालेखा जो केड है, यानी राज्य विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका, और राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महालेखा जो परीक्षक है, इन सबको निर्वाचित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? संसद को प्राप्त होता है। और फिर है आपके अंतिम राज्यसभा। अब आएगा राज्यसभा। लोकसभा के कार्य एक बार वापस बताती हूँ। विधायी शक्तियों में धन विधेयक से संबंध, विधायी शक्तियों में जो कानून बनाने के कार्य हैं, किन किन विषयों पर वो कानून बना सकती है, किन सूचियों के अंतर्गत, वो बताया था। वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के बारे में बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा के पास होता है। कार्यपालिका शक्तियों में मंत्रिमंडल के बारे में बताया था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति प्राप्त दी गई है संसद को कि संविधान में वो संशोधन कर सकती है। और अंतिम है निर्वाचक मंडल के रूप में, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि लोगों का जो निर्वाचन है वो, उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर आपके आएगा राज्यसभा के कार्य। अब राज्यसभा का वही कार्य, विधायी कार्य, जो उसमें बताया था, इसमें भी वही है कि संसद में जो राज्यसभा है वो विधि बनाने का कार्य करती है। जिस तरह लोकसभा कौन कौन से, सिर्फ एक जो वित्तीय विधेयक होते हैं, यानी धन विधेयक, जो धन विधेयक होते हैं उन सबको छोड़कर जितने भी कार्य लोकसभा के हैं वो डिट्टो इसमें आप लिख सकते हो। सारे के सारे कार्य इन सब में आएंगे। दूसरा आपके आएगा संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन की शक्ति राज्यसभा, लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को प्राप्त दी गई है। संविधान में भी वह क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। किस तरह? साधारण बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। इन दो प्रक्रियाओं के तहत संसद क्या कर सकती है, या राज्यसभा संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। तीसरा आता है वित्तीय शक्तियां।
सिर्फ ये एक शक्ति जो है वो राज्यसभा को नहीं दी गई है। इसमें क्या है, इसमें मैंने अभी बताया था कि लोकसभा को कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ राज्यसभा के पास जब वो भेजा जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसे या तो इस पर कोई सुझाव देना पड़ता है या फिर स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर वो स्वीकृति नहीं देती है तो वो 14 दिन के बाद स्वतः लोकसभा में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और चौथा है आपके कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, जो सदन होता है उस सदन के, यानी जो लोकप्रिय सदन होता है उस लोकप्रिय सदन के प्रति क्या होती है, निष्ठावान होती है, उत्तरदायी होती है। और भारत में क्या है, संस्थात्मक व्यवस्था है, तो संस्थात्मक व्यवस्था के तहत भारत में भी क्या होगी, मंत्री परिषद। हमारा लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकप्रिय सदन वही होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। तो लोकप्रिय सदन कौन सा, लोकसभा। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। लेकिन क्या होता है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्यसभा को यह दिया गया कि वह उन मंत्रियों से क्या कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है। प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ये सब कार्य इनको दिए गए हैं। प्रश्न और पूरक प्रश्न ही पूछ सकती है, उसको भंग नहीं कर सकती। जैसे लोकसभा को अधिकार प्राप्ति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद उसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। सिर्फ राज्यसभा के सदस्य उन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आती है आपकी विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। सेम जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उसी तरह राज्यसभा के सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर क्या करती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ जो पदाधिकारी होते हैं उनका निर्वाचन और उन पर महाभियोग लगाने का कार्य करते। महाभियोग का मतलब होता है उनको पदच्युत करना, जो उनको स्थान पर बिठाता है वही उनको क्या कर सकता है, उस स्थान से उनको हटाने का कार्य भी इनको प्राप्त है। यानी सम्मिलित रूप से किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। फिर आती है आपातकाल की बात। जो लोकसभा को प्राप्त है वही राज्यसभा को है। राज्यसभा क्या करती है, आपातकाल की स्थिति में आपातकाल संबंधी शक्तियां। तो आपातकाल में क्या करती है जो राज्यसभा है, वो 1 माह से अधिक अवधि जब हो जाती है तो उस समय अगर आपातकाल लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस स्थिति में राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसके बाद ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह 1 महीने के भीतर होना जरूरी है। और अब आपके लास्ट आएगा इसके विशेष अधिकार। जैसे लोकसभा को विशेष अधिकार दिया गया था धन विधेयक का, उसी तरह इसको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं 2। वो 2 अधिकार क्या हैं, एक तो है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार जो मैंने सूचियां बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची क्या करती है, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। मतलब क्या होगा इसका,
अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं। ऐसे तो राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, लेकिन अगर राज्य सूची के द्वारा जो विषय हैं उन पर अगर उनको कभी कभी कानून उनसे नहीं बनाए जाते हैं, वह कानून अवैध होते हैं, तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषयों को वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके, राष्ट्रीय महत्व का मतलब वो संघ सूची पर जिस तरह कानून बनते हैं उसी तरह राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, राज्यसभा को या संसद को हो जाता है। उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का कार्य राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा आपके अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी कौन करता है, राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, जिसमें संसद में मैंने लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बारे में बताया। राष्ट्रपति के बारे में हम अगले क्लास में करेंगे।